बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, शाहजहां और डॉक्टर सफदर महमूद। ये कॉलम 23 फरवरी 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। कुछ दिनों पहले या बाल्फाज दीगर गुज़िश्ता साल 28 दिसंबर को रोज़नामा उम्मत में मेरे एक मोहतरम कॉलम निगार ने अपने एक कॉलम में अपने गांव के सफ़र का तज़किरा किया, जहां तक़सीम हिंद से पहले इब्तदाई स्कूल के लिए एक हिंदू की बनाई हुई इमारत पर उनकी नज़र पड़ी थी। इस सिलसिले में उन्होंने मुग़ल बादशाहों का ज़िक्र ऐसे अंदाज में किया कि जब एक नक्शा नवीस ताजमहल का नक्शा बनाने में नाकाम हो गया, तो शाहजहां ने ग़ैज़ व ग़ज़ब के आलम में नक्शा नवीस की बीवी को भेड़ियों के सामने डलवा दिया, जो उसे नोच कर खा गए। इस अज़ियतनाक मंज़र से मुतासिर होकर नक्शा नवीस ने जो इमारत का नक्शा बनाया, वो एक शाहकार के तौर पर ताजमहल की शक्ल में आगरे के लोगों को दावत नज़ारा दे रहा है। नक्शा नवीस की इस कामयाबी के बाद शाहजहां ने उसकी उंगलियां कटवा दी ताकि वो दोबारा ऐसा नक्शा न बना सके। मुझे शाहजहां पर इस इल्ज़ाम से यकीनन तकलीफ पहुंची, क्योंकि आजकल तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ग्रोह इसी बात पर उनके पीछे पड़ा हुआ है कि झूठी सच्ची हिकायतों के ज़रिए साबित किया सके कि इस्लाम में तमाम मुसलमान बादशाहों की तामीर करवाई हुई इमारतें दरअसल हिंदू या मुस्लिम दौर में हिंदू अमायदीन की बनवाई हुई थीं, जिन पर मुसलमान बादशाहों ने मामूली सी तरमीम व तनसीख के बाद, वो भी ज़रूरी नहीं, कब्ज़ा कर लिया। इस तरह वो उनकी जानिब मंसूब हो गईं। ऐसी इमारतों में इस हिंदू गिरोह का ख़ास ज़ोर कुतुब मीनार और शाहजहां की बनाई हुई तकरीबन तमाम इमारतों, मसलन शाही मस्जिद दिल्ली और ताजमहल आगरा पर है। ताजमहल को वो एक हिंदू राजपूत का राजा का महल कहते थे। तो अब ऐसे दौर में अगर पाकिस्तान के रोज़नामा उम्मत में एक साहिब रिश मुस्लिम कॉलम निगार, तो अब अगर ऐसे दौर में अगर पाकिस्तान के रोज़नामा उम्मत में एक साहिब रिश मुस्लिम कॉलम निगार का एक ऐसा मजमून छपेगा जो शाहजहां पर सफ़ाकाना और बिलाजवाज़ कत्ल का इल्ज़ाम लगाता हो, तो उसकी सदाए बाज़गश्त जहाँ जहाँ भी सुनी जाएगी, उसका तसव्वुर महल नहीं। हम दोनों का असल मौजू शाहजहां की अज़ियत रसानी की दास्तानें थीं। इस सिलसिले में मेरे मोहतरम कॉलम निगार ने लिखा था कि उन्होंने ये वाक़यात जनाब डॉक्टर सफदर महमूद साहब के किसी मज़मून में पढ़े थे, और अगर उनसे कहीं मुलाकात हो गई तो उनसे दरियाफ़्त करके तफ़सील लिखेंगे। मोहतरम डॉक्टर सफदर महमूद वफाकी हुकूमत के वज़ारत तालीम के सेक्रेटरी हैं और बरसग़ीर ख़ुसूसन पाकिस्तान की तारीख़ पर एक बड़ा मोतबर नाम है। वो मुहक़्क़िक़ाना किताबें लिखने के अलावा गाहे बगाहे अखबारात में मज़ामीन और कॉलम भी लिखते रहते हैं। तहक़ीक़ी किताबों के बरक्स अखबारी कॉलमों और मज़ामीन में एक दुश्वारी यकीनन होती है कि इनमें लिखने से पहले हर बात की वाक़यात की तस्दीक नहीं की जा सकती है, और बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं जो कॉलम की दिलकशी में इजाफे के लिए इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। ज़ाहिर है किसी कॉलम में शामिल करने से पहले वक्त की कमी से पेश नज़र हर ऐसे वाक़े की तहक़ीक़ और तस्दीक नहीं की जा सकती है, और आम तौर पर ऐसे कॉलमों में बयान करदा किसी वाक़े पर कोई दूसरा शख्स एतराज़ करता भी नहीं है। अलबत्ता निशानदेही ज़रूरी हो जाती है कि जहाँ बयान करदा वाक़या किसी उसूल या उम्मत के इज्तिमाई मफाद से टकराता हो। मैंने शाहजहां वाले कॉलम में अपनी गुज़ारिशात इसलिए पेश की थी कि हिंदुस्तान के हिंदू प्रोपेगेंडे के मौजूदा माहौल पर हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाहों के खिलाफ सरीहन गलत वाक़यात को नकल करने से पहले हमें मुहतात रहना चाहिए, और अगर हम बरसबील तज़किरा कोई ऐसा वाक़या नकल भी कर दें तो उसकी निशानदही पर रुजू कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने सोचा कि अदीमुल फुर्सती की बिना पर मेरे मोहतरम कॉलम निगार शायद डॉक्टर सफदर महमूद से मुस्तक़बिल करीब में न मिल सके, लिहाजा ये फ़रीज़ा मैं खुद ही क्यों ना अंजाम दे लूँ। सन 60 और 70 के अरसे में जब मेरा काम इस्लामाबाद में था, तो मुझे गाहे बगाहे डॉक्टर साहब से न्याज़मंदाना मुलाकात का शर्फ हासिल रहा है। कुछ इस हवाले से और कुछ यूँ भी किसी साहिब इल्म की शनासाई के बग़ैर इस्तफ़सार की अमूमी याद के तहत मैंने डॉक्टर साहब को ख़त लिखा, और मुझे इंतहाई मुसर्रत है और मैं उनका बहुत ममनून हूँ कि उनका जवाब फ़ौरन आ गया, जिससे मेरे मज़कूरा बाला शुबे की तस्दीक हो गई कि उन्होंने किसी गैर मुस्तनद जगह पढ़ा हुआ वाक़या अपने किसी मज़मून में हुस्न बयान के इज़ाफ़े के लिए दर्ज कर दिया था, जिसके लिए उन्हें ख़ुद भी अफ़सोस है। डॉक्टर साहब का मकतूब दर्ज झैल है। मोहतरम फ़ारूकी साहब, अस्सलामु अलैकुम। मसरूफ़ियात के बायस मुख्तसर ख़त लिख रहा हूँ। मैंने भी किसी कॉलम में सुनी सुनाई बात लिख दी थी, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बराए करम तहक़ीक़ कर लें और मुझे भी अपनी तहक़ीक़ के समर से आगाह फरमाएँ। मुझे याद है कि मैंने ये वाक़या किसी किताब में पढ़ा था जो ज़हन में रह गया।
ہو سکتا ہے راوی سقا نہ ہو اور یہ واقعہ محض پروپیگنڈا ہو، اس لیے گہری تحقیق لازمی ہے۔ مخلص صفدر۔ محترم صفدر صاحب کی وضاحت کے بعد اب اس موضوع پر مزید بحث ختم ہو جانی چاہیے اور میری طرف سے یہ سلسلہ یقیناً ختم ہو رہا ہے۔ تاہم ان کے آخری جملے میں دیے گئے حکم کے مطابق میں نے مزید تحقیق کی خاطر محب گرامی جناب علی محسن صدیقی صاحب، سابق پروفیسر علوم اسلامی کراچی یونیورسٹی سے حاصل کر کے اس موضوع پر چند مستند کتابیں، مثلاً نمبر 1 لیفٹیننٹ کرنل تلفی ہیگ کی مؤلفہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا جلد 4 متعلق شاہ جہاں، اور نمبر 2 ڈاکٹر برارسی پرشاد سکسینہ، سابق لیکچرر تاریخ الہ آباد یونیورسٹی کے تحقیقی مقالے ہسٹری آف شاہ جہاں آف دلی کا مطالعہ کیا۔ اس مقالے کی تیاری میں درجنوں مستند کتابوں سے مدد لی گئی تھی اور ان کتابوں کا حوالہ میں نے بطور خاص شروع میں اس لیے دے دیا ہے کہ ان میں سے ایک کا مؤلف انگریز اور دوسرے کا ہندو ہے۔ ان دونوں نے شاہ جہاں کی بہت ساری کمزوریوں، بالخصوص اس کی مذہبی عدم رواداری کا ذکر کیا ہے، لیکن تاج محل پر اپنی مبسوط بحث میں انہوں نے ایسے کسی واقعے کا ہلکا سا بھی تذکرہ نہیں کیا کہ شاہ جہاں نے تاج محل کے معمار یا اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ تاج محل پر اپنی مبسوط بحث میں انہوں نے کسی ایسے واقعے کا ذکر نہیں کیا کہ شاہ جہاں نے تاج محل کے معمار یا اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاریخی نقطہ نظر سے تاج محل اور لال قلعہ کے معمار کے عنوان سے سب سے مستند مقالہ سید سلیمان ندوی مرحوم کا، جو انہوں نے 1933 میں لاہور کے دائرہ معارف اسلامیہ کے پہلے اجلاس میں ڈاکٹر اقبال کی صدارت میں پڑھا۔ اس میں پوری تحقیق اور سند کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ تاج محل اور لال قلعے کا معمار نادر العصر استاد احمد لاہوری متوفی سن 1059 ہجری تھا۔ تاج محل کی تعمیر 1051 ہجری میں ہوئی، یعنی استاد کی وفات سے 9 برس پہلے ختم ہو چکی تھی۔ یہ مقالہ مقالات سلیمان جلد اول مطبوعہ دارالمصنفین اعظم گڑھ 1966 میں شامل ہے۔ تاج محل کے خاندان پر اتنی تحقیق اور مستند معلومات کا کام ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے کیا، اور میں نے پہلے کالم میں غلطی سے ان کا نام عبد الرحمن چغتائی لکھ دیا تھا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ مقالہ احمد معمار لاہوری اور اس کے خاندان کے عنوان سے 1957 میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے اس موضوع پر اس مقالے کے علاوہ اور بھی کئی مقالے اردو، انگریزی، فرانسیسی میں لکھے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ جگہ کی کمی کے پیش نظر سید صاحب یا چغتائی صاحب کے مقالات کا معمولی خلاصہ بھی پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرحال کہنا یہ ضروری ہے کہ ان 2 حضرات میں سے کسی نے بھی ویلزلی ہیگ اور بنارس کے پرشاد سکسینہ کی طرح شاہ جہاں کے ظلم کی داستان بیان نہیں کی۔ میں نے مشہور موقع جناب مشفق خواجہ سے بھی گفتگو کی۔ ذاتی کتب خانوں پر ان کے ذخیرہ کتاب کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ معماران تاج پر خصوصاً اور شاہ جہاں پر عموماً ان کے پاس 1 درجن سے زیادہ مستند کتابیں ہیں، لیکن کسی میں بھی یہ واقعہ درج نہیں ہے۔ کالم ہم سن رہے تھے شاہ جہاں اور ڈاکٹر صفدر محمود، جسے تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے، اور یہ شائع ہوا تھا 23 فروری 1999 کو۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔